नए भारत की युवा आवाज को आप तक पहुंचाता है सनसेट टीवी का खास कार्यक्रम न्यू इंडिया डिबेट, जिसका कारवां आ पहुंचा है हरियाणा के गुरुग्राम। देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए युवा सोच क्या है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ एसजीटी यूनिवर्सिटी कैंपस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बीते कई दशकों से हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की कोशिशें हुई, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतों पर अब भी बहुत काम बाकी है। सवाल यह है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कैसे हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को साकार कर सकें। सवाल यह भी है कि हमारे देश में जो चिकित्सकों की कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए। मेडिकल साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस्ड ट्रीटमेंट अब भी हमारे देश में क्यों नहीं है? इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल आज करेंगे न्यू इंडिया डिबेट में। और न्यू इंडिया डिबेट का कारवां पहुंचा है गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर बनाने के लिए? आई थिंक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक चीज़ है जो हमको अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडिया में इम्प्रूव करनी है। हमारी कंट्री का जो सबसे कोर है वो है रूरल एरियाज़। अर्बन में तो बहुत डेवलपमेंट हो गई है, बट रूरल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। वहाँ पे हमें ज़रूरत है। हमें जो रूरल हो चाहे अर्बन हो, हमें दोनों में उसमें ज़रूरत है। इसके साथ अगर हम अब हेल्थ जो बजट अभी आया है उसमें हम लोग बात करें तो उसमें जो मेन जो गवर्नमेंट फोकस करा है, जो उन्होंने सीखा है इसको, उन्हें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, जो पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, उन्हें ग्रोथ में ही डाला है। तो इससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ेगा और जो बेसिक जो फैसिलिटी है, जो बेसिक चीज़ है कि बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे काम हो, तो बिल्डिंग हमारी सबसे पहले बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए बजट और फंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। So the union budget was increased up to 16% this year. In the last previous year, 2020 to 21, the union budget was about 76,000 crore. But in this year, 2022 to 23, the union budget is increased up to 16%. That is 86,000 crore. So basically, this can be the better step for making the infrastructure better. ठीक है, किसी भी चीज़ को बेटर बनाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और हम यदि गौर करें तो जो जीडीपी का 1% जो है वो हमारे हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करती है हमारी गवर्नमेंट, जबकि जो आइडियल सिचुएशन है वो 2.5% तक का माना जाता है। आपको लगता है कि इसमें बजट एलोकेशन को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए? जो हम जीडीपी की ओनली 1 से 1.5% यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी अप्रॉक्स 2.5%। सर, अगर हमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है तो उसमें भी हमें सर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर हम सपोज नहीं कर सकते कि कोई हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव हो। क्या कारण है कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D है जिस पर फोकस होना चाहिए, उस पर अभी तक भी उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या कमी उसके पीछे? मेरा ये मानना है कि अराउंड 0.45 हमारे जीडीपी का टोटल इतना कम रेशियो जाता है R&D की तरफ से। और अगर हमारी गवर्नमेंट जो है एक बहुत फार साइटेड व्यू लेके चले, हमारा ये है कि जब बजट एलोकेशन होता है हमें क्विक रिजल्ट्स देखने होते हैं, तो उस चीज़ को ना देखते हुए, और R&D क्या है, हमें टाइम लगता है देखने में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं R&D से, वो सब देखने में टाइम लगता है। तो अगर एक फार साइटेड अप्रोच देखी जा रही है तो उसको देख के बेटरमेंट ज़रूर आएगी। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छे से हो रहा है रैदर देन हमारे कंट्री में, जस्ट बिकॉज उसका फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि फंडिंग में कमी है। अगर फंडिंग इंक्रीज़ हो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करे, आइडियाज़ जो हैं वो आइडियाज़ और अच्छे से आए, जो कि अभी कुछ लोग हेजिटेट करते हैं अपने आइडियाज़ भी प्रेजेंट करने में, या फिर कोई भी अगर अदर रीजंस के कारण आइडियाज़ नहीं आ रहे, इनोवेशंस नहीं हो पा रही हैं, तो वो भी हो। So if we look the data from the past 5 years,
we notice that the increase for health research expenditure is from 2.8% to just 3.5%. Although it has increased, but not up to that level. फंडिंग इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है. लाइक बाहर कंट्रीज़ में देखा जाए, मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टू द फॉरेन कंट्रीज़ कि वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है. दे आर गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़. वहाँ पे उनको सैलरी अच्छी मिल रही है. दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वेरी बिग फैट मनी. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंडिया में अवेलेबिलिटी कम है. हर चीज़ की अवेलेबिलिटी कम दिखाते हैं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कम दिखा रहे हैं, इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है. मोर एंड मोर सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे थोड़ा गौर किया जाए तो इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं. ठीक, कोरोना संकट की स्थिति से क्या सीखा जा सकता है कि आने वाले समय में हम अपने हेल्थ इंफ्रा को या हमारी हेल्थ फैसिलिटी को इस तरीके के पैंडेमिक के लिए सही तरीके से तैयार कर सकें? क्या कहेंगे? यूनियन बजट अलॉट किया हुआ है 2022-2023, तो उसमें आपने देखा कि हमारा जो बजट है वो 16% इंक्रीज़ हो चुका है. तो अगर पुराने डेटों को कंसिडर करें तो हमारा जो फंडिंग है दैट इज़ मोर देन द प्रीवियस ईयर. तो उस हिसाब से अब बात यह है कि अब तो फंडिंग भी बराबर है, तो द मेन पॉइंट अब फोकस का है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो. जैसे अब तो फंडिंग अब सही से हो रही है, बट ये है कि एक्सेस भी तो होना चाहिए हर एक इंसान को. मतलब आज के टाइम पे और जितने भी लोग हैं दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट. तो द मेन पॉइंट इज़ दैट कि हम एक ग्लोबल नेशनल इकोसिस्टम डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसमें हर एक इंसान को एक्सेस हो कि वो हर एक हेल्थ फैसिलिटीज़ को अपने आप के लिए कंसिडर कर सके. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक से लड़ने में काम आ सकता है. वहाँ पर नई मशीनों को इंस्टॉल किया जा सकता है, या फिर सरकार ने बहुत ऐसे कदम उठाए हैं जैसे वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया, जो रैपिड किट थी टेस्टिंग के लिए उसका कॉस्ट कम किया गया. और सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो फोकस करना ही है. साथ साथ हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर रिसर्च की कुछ फाइंडिंग है तो वो डिसैमिनेट नहीं हो पा रही है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है. हम उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो न्यू मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो सीट्स हैं, मेडिकल सीट्स हैं, उनको बढ़ाने की बात कही गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात कही गई है. हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये जो एफर्ट्स हैं इन्हांसमेंट के, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? जो एनएमसी बिल आया है वो सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए. लेकिन सर इसमें से जो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ नियर अबाउट 600 मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर सर. और नियर अबाउट जो MBBS की सीट है वो सर है नियर अबाउट 90,000. और हमारी कंट्री का जो सर एक मेजर चंक है स्टूडेंट का वो अब्रॉड भी जाता है. तो सर जो अभी हम देख रहे हैं कि जो एक रुझान है बच्चों का कि हमें MBBS ही करना है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने आयुष सिस्टम को अपने NMC के अंदर मर्ज कर दिया है. सर ये बना रहे इसके गोट. सर जहाँ तक मेरा मानना है वो आयुष सिस्टम को इसकी पॉलिसी में लाकर अपनी वो गवर्नमेंट बचना चाहती है कि हमको एलोकेशन और जो डिसबर्समेंट है MBBS स्टूडेंट को उनको ज़्यादा ना देना पड़े. मेडिकल सीट्स को लेकर के जो हमारी व्यवस्थाएं हैं अभी, या फिर जो पूरा प्रोसेस है एजुकेशन का, एग्जाम्स का, एंट्रेंस का, इसको आप किस तरीके का मानते हैं? इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और ज़्यादा, चूँकि जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, जो पढ़ाई के लिए आगे आते हैं, आपको लगता है कि उस पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से सीटिंग का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए? सीट्स बढ़ा दी लेकिन फ़ीस तो वही है. तो हमारी जो इंडिया है उसमें अगर हम देखें गवर्नमेंट कॉलेजेस तो उसमें जो फ़ीस है पर एनम वो 3 लाख रुपीज़ है, और अगर प्राइवेट की साइड जाएँ तो 30 लाख 60 लाख कोई रोक ही नहीं है. तो ऐसे में वो बच्चे जो काबिल हैं लेकिन पैसे नहीं भर सकते, उनकी तरफ भी सोचना चाहिए सरकार को. और इसी वजह से बच्चे जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर फीस कम है और फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं. हमारे देश में जो मेडिकल एजुकेशन को लेकर के पढ़ाई का जो खर्च है, जो फीस है, वो बहुत ज़्यादा है. उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जो निम्न मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास
फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे भी मेडिकल एजुकेशन सही तरीके से ले सके बगैर किसी दबाव के? जो फीस स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ पर दी मतलब फ़ॉरेन कंट्रीज़, क्योंकि सर इंडिया में अगर कोई बच्चा MBBS करना चाहे तो सर उसको बेसिकली 50 to 1 करोड़ मतलब रुपीज़ तो मतलब चाहिए ही करने के लिए। और सर जैसे हम बाहर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो इतनी कॉस्ट नहीं होती, और सर फैसिलिटीज़ भी हमें वहाँ पे बहुत अच्छी दी जाती है। और सर साथ ही साथ हमें बहुत अच्छी तरह मीन्स हम जैसे इंडिया में तो थ्योरिकल ज़्यादा होती है इस पर सर वहाँ पे फॉरेन्स में सर उसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यूक्रेन का एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है। हमने देखा कि बहुत सारे इंडियंस यूक्रेन में जाकर के मेडिकल एजुकेशन लेते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि हम यहाँ से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बाहर यदि जाते हैं तो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको एज अ डॉक्टर उनको पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। ठीक ऐसे कैसी हमारे देश में भी ये व्यवस्था है। आपको लगता है कि ये जो रूल है ये सही है या फिर इसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस होना चाहिए? एक पॉइंट मैं फ़ी स्ट्रक्चर पे रखना चाहूँगी। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बोला, तो गवर्नमेंट फ़ी स्ट्रक्चर फिर भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम बाहर की कंट्रीज से भी कंपेयर करें तो गवर्नमेंट फ़ी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और अगर कोई पर्सन जो गवर्नमेंट फ़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी, तो बैंक लोन देता है। और अगर वो कॉलेज नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो वो स्टूडेंट बाहर भी नहीं जा रहा, क्योंकि वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक बात है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट के लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ लानी है, ये ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन बैंक ईजिली लोन देता है ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं वो एक कहीं ना कहीं रिजर्वेशन एक चीज़ है हमारे कंट्री में, उस वजह से भी वो भी कहीं अफेक्ट करता है इस चीज़ को कि हमें जो स्टूडेंट्स है वो अब्रॉड जाते हैं अपार्ट फ्रॉम फीस स्ट्रक्चर। तो जो रिजर्वेशन वाली चीज़ है, तो आई एम सेइंग कि जो रिजर्वेशन पे बात होती है कि जनरल एंड जो सीट्स उनको रिजर्व किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है जो टैलेंटेड बच्चा भी होता है तो उसको क्या हो जाता है वो रह जाता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सीट्स अवेलेबल टू द ओपन मेरिट कैटेगरी। सो सर आई थिंक ये भी एक पॉइंट है जो हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। इज अगेन अ वेरी डिबेटेबल इशू। हालांकि ये गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का परसेप्शन क्या बनता है? मतलब जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि क्वालिटी जो एजुकेटेड जो स्टूडेंट है वो सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से कहीं ना कहीं बाहर रह जाता है। आप लोग की उसको लेकर के क्या सोच है? आज शी ऑलरेडी मेंशन दैट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस जो बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। शी इज़ करेक्ट। गिविंग एग्जांपल ऑफ माय स्टेट वेयर आई कम फ्रॉम अ स्टेट नेमली कश्मीर, यू माइट हैव हर्ड इट। सो वहाँ पे क्या होता है, जो द पीपल एंड और द स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम विलेजेस they do study in the main city only with us, and still they are given that priority कि आप लोगों के लिए that seats are reserved. Then why this discrimination? If they are studying among us and they are between us, then why this discrimination कि उनको seats allot की जाती है जबकि वो पढ़ाई भी हमारे साथ करते हैं? ऐसा नहीं है कि they are provided any less. Right now we talk about equality, everything is like हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इस चीज़ में भी इक्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि वो पढ़ाई भी हमारे साथ करते हैं, सब कुछ हमारे साथ। देन व्हाई इज डिस्क्रिमिनेशन? रिजर्वेशन का भी एक और पॉइंट ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रियली डिज़र्व करते हैं रिजर्वेशन, क्योंकि ऐसे सोसाइटी में कैटेगरीज होती हैं कि जो बेचारे फाइनेंशियली बहुत ही अनस्टेबल होते हैं बट उनके पास कैटेगरी नहीं होती, और जो लोग जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होते हैं बट कैटेगरी होती है। लाइक शी सेड आई एम ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर, तो वहाँ पे ऐसा ये होता है कि जो रिजर्वेशन वाले लोग होते हैं दे आर लाइक अमंग द हाई प्रोफाइल कैटेगरीज, तो दे हैव लाइक द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम एंड बेस्ट सोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दे कैन ईजिली अफोर्ड वट एवर दे वॉन्ट टू। उसी कंपैरिजन में वो वाला सेक्टर सोसाइटी का जो बहुत ही कम इनकम से बिलोंग करते हैं, उनके पास क्या होता है क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम। एक आइडियल सिचुएशन होती है कि 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर का रेशो होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में नहीं है और स्थिति हमारे देश की बहुत ज़्यादा बुरी है। डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशो है इसकी जो कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या थॉट्स है आपके मन में, क्या विजन? क्योंकि देखिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो आना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, टैलेंट की भी कमी नहीं है, लेकिन फिर कहाँ लैक है, कहाँ आपको लग रहा है कि कमी है? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है कि जो बच्चे बोर्ड्स में अच्छा, जो आफ्टर 12 अच्छा स्कोर करते हैं, 97 92 अच्छी परसेंटेज से स्कोर करते हैं,
वो नीट को क्लियर करने के बाद भी सीट नहीं ले पाते। वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स फिल्स हो जाते हैं, रिजर्वेशन और एनी अदर क्राइटेरिया, प्लस नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे इंडिया में कम हैं, तो जो फाइनेंशियली लैक करते हैं स्टूडेंट, जो फैमिलीज, वो अफोर्ड नहीं कर पाते और प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है जो एलिजिबल है वो सीट अफोर्ड नहीं कर पाता। जो स्टूडेंट्स नीट क्लियर नहीं कर पाते, जो 11-12 में स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं लेकिन स्कूल में एडमिशन ले लिया, नीट क्लियर करने के लिए उन्हें कोचिंग भी ज्वाइन करनी पड़ती है। उसका बहुत ज़्यादा, कोचिंग सेंटर्स का हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा फ़ीस होती है। तो अगर स्कूल्स में ही बच्चों को नीट की कोचिंग दी जाए तो बहुत इजी हो जाएगा नीट क्लियर करना और एडमिशन लेना, और एक तरीके से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि अगर स्कूल में ही उन्हें वो फैसिलिटी दी जाए कि उन्हें कोचिंग सेंटर्स में ही ना जाना पड़े। आपको लगता है कि कोशिश ऐसी हो कि कम खर्च में कॉलेज में ही अच्छा एजुकेशन मिल सके, ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा पैसे देकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े, और इसके जरिए भी हम मेडिकल एजुकेशन के खर्च को कम कर सकते हैं? आई बिलीव दैट व्हाट यू सेड जस्ट नाउ, दैट कि जो पढ़ाई होती है वो शुरू से शुरू होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे 9-10 तक हाँ पढ़ा, याद करा, भूल गए, पेपर में लिखा, भूल गए। जो हमारी नॉलेज है, जो हम करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो बेसिकली सिर्फ हम पास होने के लिए करते हैं। तो जो शुरुआत होती है मेरे हिसाब से वो शुरू से होनी चाहिए। 10th के बाद ही हमें डिसाइड, लाइक इट शुड बी डिसाइडेड इन स्कूल्स इटसेल्फ कि बच्चे को आगे क्या करना है। तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम 12th के बाद सोचें हमें क्या करना है। अगर हम 10th के बाद ही शुरुआत कर दें तो हमारे जो टाइम होता है वो भी बचेगा, और वो हमारी कोशिश पहले से शुरू हो सकती है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल में फीस पे कर रहे हैं, उसके बिसाइड्स भी 4 ट्यूशन और लगाए बच्चा, तो फायदा क्या है फिर उस चीज़ का? फिर हम स्कूल किस लिए जा रहे हैं? सेल्फ एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। गवर्नमेंट में जो सीटें होती हैं मेडिकल लाइन के लिए वो पूरी फिल हो जाती हैं, पर कुछ काबिल बच्चे ऐसे हैं कि वो स्टडी से रह जाते हैं, वो सच में कुछ मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं पर वो प्राइवेट की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर कुछ सीट रिजर्व करवाएं, 3 या 4 जैसी भी हो, कि वो बच्चे गवर्नमेंट के खर्च पे प्राइवेट में पढ़ सके। और ऐसा हर एक कॉलेज में होगा तो जो बच्चे पिछड़े रह जाते हैं इन सब सर्विसेज से, वो भी उसमें पार्ट लेकर और अपने आप को दिखा सके। ओके, एक यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे तो एक सवाल, एक सुझाव ये भी आया कि नीट क्लियर करने के बाद भी मेडिकल कॉलेज, मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, और कितनों को तो एडमिशन ही नहीं मिलता। आप किस तरीके की परेशानियां हैं और इसका किस तरीके से आप समाधान चाहते हैं, क्या आप उसका लेकर के शेयर करना चाहेंगे अपने सजेशन? जैसे हमने बात किया कि सीट्स बढ़नी चाहिए, साथ में ये भी है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़ने चाहिए। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स हैं, इनके नंबर्स को और बढ़ाना चाहिए। एज पर गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट ने और दिया है कि एटलीस्ट 22 एम्स खुलने चाहिए, तो नंबर ऑफ एम्स बढ़ेगा। वहाँ पे बच्चे की जो अवेयरनेस है दूर दूर तक लोगों तक पहुँचनी चाहिए। सीट्स हर कुछ दे रहा है गवर्नमेंट, एवरीथिंग जो गवर्नमेंट कर सकता पॉसिबिलिटी वो कर रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, जितने ज़्यादा लोअर पॉपुलेशन लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 41% लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर उन तक अवेयर कर रहे हैं हम लोग तो डैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाता है। देखिए, कोविड सिचुएशन में हमने देखा कि जो हेल्थ से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो मेडिसिनल जो अवेलेबिलिटी है उसको लेकर के हम दूसरी कंट्रीज़ पर हमारी जो डिपेंडेंसी है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, लाइक चीन, जर्मनी, जापान। तो क्यों ना हम भारत में ऐसी कोशिश करें और भारत में हम तैयार करें, क्योंकि देखिए कोरोना ने सिखाया भारत कर सकता है। हमने दुनिया के देशों को वैक्सीन्स दी। तो आपको लगता है कि मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी फोकस्ड तरीके से मेड इन इंडिया के तर्ज पर काम होना चाहिए, और पेटेंट जो राइट्स हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस पर भी आप लोगों के सजेशन चाहूँगा मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पेटेंट और जो मेडिसिन रिसर्च है, जैसे हमने बात करी कि इस बार ग्रोथ पे ज़्यादा बजट गया है एज कम्पेयर टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करता है, वो करता है कि मेडिसिन डेवलप। जब आपका रिसर्च एंड डेवलप में इन्वेस्टमेंट है तो उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट है मेडिसिन का तब होंगी, और मेडिसिन डेवलप होने के बाद आप उस पर पेटेंट कराएंगे। तो जो पेटेंट के जो प्रोसीजर है इंडिया में वो काफ़ी स्लो है। कई बार 2-3 कंपनीज या फिर इंटरनेशनल कंपनीज में क्या प्रॉब्लम आई है कि जो दूसरी कंपनीज हैं वो उनका जो पेटेंट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा और स्मूथ है और क्विक है, तो उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आती है, वो पहले करा लेते हैं।
rather than कि हम लोग इसको और कॉम्प्लिकेट करें, rather than simplify the patenting procedure and the research and development. अगर रिसर्च डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ी तो इक्विपमेंट्स आप डिज़ाइन करा पाएंगे और ऐसे इक्विपमेंट डिज़ाइन कर पाएंगे जो आप इंडिया में ही बना सकते हैं। ठीक है कि रिसर्च डेवलपमेंट जब अगर इंडिया में हुई है तो जो इक्विपमेंट्स की जो रॉ मटेरियल है वो भी हम देखेंगे इंडिया में अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इसीलिए जो मेड इन इंडिया है वो आपको न्यू इक्विपमेंट्स और लार्ज नंबर में इक्विपमेंट्स बनाने में हेल्प करेगा। सब लोग बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर वाली, उस पर फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट होगा भी अगर, पॉइंट सारा क्या होता है कि हम सोचते कम है, हमारी जो सोच है वो लिमिटेड है। इसलिए मतलब अभी हम डेवलप्ड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला कि हमारे पास सब कुछ है बट हम अभी तक डेवलप्ड उस लेवल तक नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या है ना कि हमें फार साइटेडनेस रखनी है, हमें आगे का सोचना है। अभी फॉर एग्जांपल कोविड ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें रुकना नहीं है, हमें वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द अनदर लेवल ऑफ थिंग कि कुछ हो सकता है तो वी शुड बी प्रिपेयर। ऐसा ना हो कि हमें सब कुछ लॉकडाउन शटडाउन सिचुएशन है तो उसको भी हम फेस कर पाए सही तरीके से। Is that I have noticed many times that people question the credibility of the medicines and the equipments that are being made in India as compared to the developed countries. So I think it is very important nowadays to build a sense of trust towards the country, what is being made in the country, and to create more awareness and solve the myths and doubts of people and tell them that whatever research is being done in our country is credible and is being done in a proper way. वैसे कितने लोग मानते हैं कि क्वालिटी को यदि हम मेंटेन करके चलेंगे तो हम भी एक ब्रांड बन सकते हैं ग्लोबली। मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, फिर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, फिर आपको लगता है कि उस स्तर के लेवल को मेंटेन करने के लिए यदि हम ग्रास रूट लेवल से शुरुआत करेंगे अच्छी तो हम कर पाएंगे बेटर? हमारे यहाँ MBBS एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि ये दिस इज़ द लैंडमार्क टू बिकम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सर यहाँ पर जो लैग है, जो बाकी एलाइड हेल्थ सेक्टर है और जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है सर, उसको भी हमको पैरेलली लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर डॉक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ हेल्थ सिस्टम देन नर्सेज आर द हार्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम। सर ब्रेन तभी काम कर सकता है जब हमारा हार्ट पंपिंग देगा। सर हमें अपने रूट जो ग्रास रूट लेवल है, जो प्लेथोरा ऑफ द प्लेबियन है सर, उन तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करके हम कैसे हेल्थ फैसिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं? हमारे यूनिवर्सिटी में NRSC लैब भी डेवलप्ड है which provides us the training on simulation based principle that mannequins के ऊपर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो आई वुड लाइक टू ऐड कि हमें और से ज़्यादा these such kind of labs should be added to our curriculum and the country infrastructure about health care। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बढ़ रहा है, उसके साथ में टेली हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। कोविड के टाइम में हमने देखा है जब हम अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते थे और हम डॉक्टर को विजिट नहीं कर पा रहे थे तो हमारे तक फैसिलिटीज़ अवेलेबल की थ्रू द एप्स, हम डॉक्टर से कम्युनिकेट कर पा रहे थे और हमें उसके बारे में भी पता चल रहा था कि हम अर्जेंट बेसिस पे कैसे ट्रीटमेंट थे। उसके साथ में अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है और धीरे धीरे लोग इसको और इससे कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल से क्या हम जो हमारा जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच नहीं है उसको भी हम आसान बना सकते हैं? अभी के अगर टाइम हम देखें तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने में बहुत अच्छा रोल प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम सर फॉर एग्जांपल लें, अभी के टाइम में फॉर एग्जांपल कैंसर एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग डिजीज़ हो रही है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आता है ऑपरेशन। समटाइम्स क्या हो रहा है कि किसी एक माइनर फॉल्ट से भी ये फर्दर इंक्रीज़ हो सकता है, बट अभी के टाइम पे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो रोबोटिकली मैनेज्ड हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि प्रॉपर डायग्नोसिस किसी भी ट्रीटमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी जाके उसकी एक इफ़ेक्टिव और थेरेपेटिक ट्रीटमेंट हो पाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम रेडियो इमेजिंग टूल्स सच एज CT स्कैन्स एंड द MRI, अल्ट्रासाउंड, वो सब भी एनहेंस कर सकते हैं ताकि हमारी जो डायग्नोसिस है किसी भी ट्रीटमेंट का वो इफ़ेक्टिव हो सके। आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस सिर्फ मेडिकल में ही नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत काम आ सकता है। जैसे कि जब हम कोई मेडिसिन डेवलप करते हैं तो हम एनिमल्स पे उसका टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम ह्यूमंस पे करते हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक चिप डिवाइस डेवलप किया है जिससे हम ह्यूमन सेल्स को ही चिप पे ग्रो करके रोबोट्स ऑपरेशन कर रहे हैं। ग्लोबली हम ये देख रहे हैं एग्जांपल्स, तो चिप्स पे ही डेवलप करके हम एनिमल्स को हटा सकते हैं, ठीक है, जिससे एनिमल्स का भी यूज कम हो, एक्सप्लॉइट नहीं होगा और पैसा भी कम। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको हर जगह ही यूज़ कर लें। हेल्थ सेक्टर में नो डाउट इसका यूज़ होना चाहिए। अपॉइंटमेंट मिल रही हैं डॉक्टर्स की जल्दी डायग्नोसिस के लिए, एक हद होनी चाहिए इसकी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप किस लेवल तक यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि कल को कोई पेशेंट पड़ा है और उसको एक रोबोट से आप डील करवा रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन नेचर कहाँ जाता है? अगर क्लास लेवल पे हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्टिमम और सही इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आपको लगता है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको हमको यूटिलाइज करना चाहिए? जैसे कि भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, अस्पताल तक मरीज को ले जाते रास्ते में मौत हो जाती है। आपको लगता है कि ये सही तरीका है? कह रही हूँ कि एक लेवल तक हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन पूरे रोबोटिक्स पे नहीं आ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये बात सच है, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी तो ऑब्वियसली हो जाएगी, क्योंकि अगर आप रोबोट्स पे हर चीज़ पे डिपेंड रहोगे तो उस वजह से तो जितने भी बाकी पैरामेडिक डिपार्टमेंट उनका काम नहीं हो जाएगा, सारा काम रोबोट्स ही कर देंगे। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, एक तरफ हम बोल रहे हैं डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो कम है, दूसरी तरफ हम ये बोलना भी चाहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहते हैं। आई वुड बिलीव कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोस्ट एंड ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, जस्ट लाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो जिस तरीके के सुझाव हमें देखने और सुनने को मिले, हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि इस प्रतिभा को एक मंच हम दे सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इन युवाओं के जो सुझाव हम सभी ने सुने हैं, उसके माध्यम से हम हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बेहतर सुधार ला सकें और सुंदर और समृद्ध भारत की तस्वीर को साकार कर सकें। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।